हेलो फ्रेंड्स, एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक जासूसी कहानी की तरह पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने निकले हैं। सवाल यह है कि सूरज से आने वाली ऊर्जा जो हमें धूप की तरह महसूस होती है वो ग्रह के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे सफ़र करती है, और जब ये सफ़र थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाता है तो दुनिया भर में कैसी उथल पुथल मच जाती है। इसके लिए हमारे पास भूविज्ञान और जलवायु विज्ञान से जुड़े कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, और हमारा मिशन है पृथ्वी के एनर्जी बजट को समझना। वो आने वाली और जाने वाली ऊर्जा का पूरा हिसाब किताब, जो हमारे मौसम और जलवायु को एक तरह से कंट्रोल करता है। चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये तो हम सब जानते हैं कि भूमध्य रेखा के पास के इलाके गर्म होते हैं और ध्रुवों की तरफ बर्फ जमी रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? सूरज तो सबके लिए एक ही है। सूर्य ताप यानी इंसोलेशन से। इंसुलेशन? हाँ, ये बस एक फैंसी शब्द है उस सौर ऊर्जा के लिए जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि सूरज की किरणें किस एंगल पर पड़ रही हैं। अच्छा, जैसे टॉर्च की रोशनी अगर सीधी डालें तो एक छोटा तेज धब्बा बनता है, और तिरछी? बिल्कुल सही एनालॉजी है, एकदम सही। भूमध्य रेखा पर सूरज लगभग सिर के ऊपर होता है, तो किरणें सीधी पड़ती हैं। यानी कम जगह में ज्यादा ऊर्जा। बिल्कुल, इसीलिए वहां गर्मी होती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, पृथ्वी के घुमाव के कारण वही किरणें तिरछी हो जाती हैं। तो वो ज्यादा बड़े इलाके में फैल जाती हैं। हाँ, और उससे प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा कम हो जाती है, और तापमान भी। तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश सबसे बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर है। ठीक है, तो अक्षांश सबसे मुख्य कारण है, लेकिन इन रिसर्च पेपर्स में कुछ और भी फैक्टर्स का जिक्र है, जैसे ऊंचाई और एक शब्द है महाद्वीपीयता। ये कैसे काम करते हैं? ऊंचाई का तो सीधा हिसाब है। आप जितना ऊपर जाते हैं, हवा उतनी पतली होती जाती है, और पतली हवा गर्मी को ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती। इसलिए ऊंचाई पर तापमान कम होता है, भले ही आप भूमध्य रेखा के पास ही क्यों ना हो। और ये महाद्वीपीयता, हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि जो शहर समुद्र के किनारे हैं जैसे मुंबई, और जो अंदर हैं जैसे दिल्ली, हाँ, उनके मौसम में दिनों रात के तापमान का इतना बड़ा फर्क इसी वजह से है? आपने एकदम सही पकड़ा। जमीन पानी के तुलना में बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। पानी एक विशालकाय बैटरी की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे चार्ज और डिस्चार्ज होता है। अच्छा। इसीलिए मुंबई जैसे तटीय शहरों में तापमान ज्यादा स्थिर रहता है। वहीं दिल्ली, जो समुद्र से बहुत दूर है, वहां जमीन तेजी से गर्म होती है। तो गर्मियां बहुत गर्म? हाँ, और सर्दियों में तेजी से ठंडी होती है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ती है। यही महाद्वीपीय प्रभाव है। तो ऊर्जा आ रही है और वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में पहुंच रही है। इन लेखों में बार बार ऊर्जा बजट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में किसी बैंक अकाउंट जैसा लगता है। हाँ, आप इसे बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह सोच सकते हैं। तो क्या पृथ्वी का भी कोई एनर्जी क्रेडिट और डेबिट सिस्टम है? बिल्कुल। एक स्वस्थ ग्रह के लिए ये बजट संतुलित होना चाहिए। जितनी सौर ऊर्जा यानी इनकम अंदर आ रही है, उतनी ही ऊर्जा मतलब खर्च वापस अंतरिक्ष में जानी चाहिए। सही कहा। लंबे समय तक ये संतुलन बना हुआ था, लेकिन इन स्रोतों में जो आंकड़े दिए गए हैं वो बताते हैं कि मानवीय गतिविधियों, खासकर ग्रीन हाउस गैसों के कारण अब ये बजट असंतुलित हो गया है। आमदनी ज्यादा और खर्चा कम। हम ऊर्जा को एक तरह से रोक रहे हैं। बिल्कुल। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन कहते हैं, अर्थ्स एनर्जी इम्बैलेंस। हम जितनी ऊर्जा वापस भेज रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा रोक रहे हैं। और ये जो अतिरिक्त ऊर्जा है, ये सिस्टम में कहीं ना कहीं जमा हो रही होगी। हो रही है। तो सवाल ये है कि ये अतिरिक्त ऊर्जा जा कहाँ रही है? इससे हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा होगा, है ना? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। आंकड़े बताते हैं कि 1971 से 2018 के बीच जमा हुई इस अतिरिक्त ऊर्जा का सिर्फ 1% हिस्सा ही वायुमंडल को गर्म करने में गया है। क्या? सिर्फ 1%? हाँ, सिर्फ 1%। नहीं तो अविश्वसनीय है। तो बाकी 99% कहाँ गया? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 91%, महासागरों ने सोख लिया है। अच्छा। महासागर एक विशाल स्पंज की तरह काम कर रहे हैं, जो इस अतिरिक्त गर्मी को अपने अंदर खींच रहे हैं। लगभग 5% जमीन को गर्म कर रहा है और 3% बर्फ की परतों को पिघला रहा है। वाह। अगर महासागर ये काम नहीं कर रहे होते तो हमारी जमीन का तापमान आज कहीं ज्यादा होता। लेकिन इस स्पंज की भी एक सीमा है,
और इसके अपने गंभीर परिणाम हैं। सिर्फ 1% वायुमंडल में। इसका मतलब ये भी है कि वायुमंडल इस ऊर्जा के साथ कुछ और भी कर रहा है। मतलब इससे जमीन तक पहुंचने से पहले ही फिल्टर और मैनेज कर रहा है। बिल्कुल। वायुमंडल एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। इसकी कई परतें हैं। सबसे निचली परत जहां हम रहते हैं वो है एक क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ये सतह से करीब 14-15 किलोमीटर ऊपर तक होती है। तो मतलब हम जिस हवा में सांस लेते हैं और जो भी मौसम हम देखते हैं, बादल, बारिश, तूफान, सब कुछ इसी पतली सी परत में हो रहा है। हाँ, पृथ्वी का लगभग सारा ड्रामा इसी क्षोभ मंडल में होता है। इसके ठीक ऊपर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, जो 50 किलोमीटर तक फैला है। और यहाँ हमारी वो दोस्त रहती है, ओजोन परत। हाँ, हमारी बहुत जरूरी दोस्त। ये तो हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है, ये तो हम जानते हैं। हाँ, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा करती है। जब ओजोन सूरज की यूवी किरणों को सोखती है तो इस प्रक्रिया में गर्मी पैदा होती है। अच्छा। इसी वजह से समताप मंडल में अब जितना ऊपर जाएंगी तापमान बढ़ता जाएगा, जबकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये तो उल्टा हो गया। सही कहा। और इसी उल्टे सिस्टम को तापमान व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। तो ये ओजोन परत एक तरह से हमारे मौसम के बर्तन पर ढक्कन लगा देती है। ढक्कन। हाँ, सारी उथल-पुथल, सारे तूफान नीचे क्षोभ मंडल में ही पकते रहते हैं और ऊपर का समताप मंडल शांत और स्थिर रहता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढक्कन है। वाह। और इन स्रोतों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs का भी जिक्र है, जिन्होंने इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया था। ऊर्जा बजट के नजरिए से उनका क्या रोल था? यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। CFCs वो दोहरी भूमिका निभाते हैं। दोहरी भूमिका। एक तरफ तो वो खुद बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जो गर्मी को रोकती हैं, इसे पॉजिटिव फोर्सिंग कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ओजोन को नष्ट कर दिया। कम ओजोन का मतलब है यूवी किरणें कम सोखी गईं, जिससे समताप मंडल ठंडा हो गया। इस ठंडक को नेगेटिव फोर्सिंग कहते हैं। मतलब एक ही चीज एक जगह गर्मी बढ़ा रही है और दूसरी जगह ठंडक पैदा कर रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल इंटरैक्शन है। अब और ऊपर चलते हैं। समताप मंडल के ठीक ऊपर क्या है? उसके ऊपर है मध्य मंडल या मीजोस्फीयर, लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और रात में जो टूटते तारे दिखते हैं वो असल में यही होते हैं। हाँ, सही कहा। जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं वे असल में उल्कापिंड यानी मीटियोर्स होते हैं। अच्छा। जब वो इस परत में घुसते हैं तो घर्षण के कारण जल उठते हैं, तो ये परत भी हमें बचाती है। वाह। तो इसके बाद आता है तापमंडल, थर्मोस्फेयर। ये 600 किलोमीटर तक फैला है। हाँ। और यहाँ गैसें बहुत पतली होती हैं। बहुत ज्यादा। और ध्रुवीय ज्योति, जिसे ऑरोरा कहते हैं, और कई उपग्रह मतलब सैटेलाइट्स इसी परत में घूमते हैं। अच्छा। एक और नाम सुना है, आयन मंडल, आयोनोस्फेयर। ये क्या है? ये कोई अलग परत नहीं है, बल्कि एक गतिशील क्षेत्र है जो मध्यमंडल और तापमंडल में फैला हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनों और आयनित परमाणुओं की एक परत है। सूरज की वजह से ये बनती और सिकुड़ती रहती है और रेडियो संचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अंत में सबसे बाहरी सीमा, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। हाँ, एक्सोस्फेयर। ये तापमंडल के ऊपर से 10,000 किलोमीटर तक फैली हो सकती है। 10,000? यहाँ परमाणु और अणु इतने हल्के होते हैं और गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर होता है कि वो अंतरिक्ष में चले जाते हैं। ये एक तरह से वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। तो अब तक हमने समझा कि भूमध्य रेखा पर ऊर्जा सरप्लस में है और ध्रुवों पर घाटे में। हाँ। अगर ये ऊर्जा वहीं की वहीं रहती तो भूमध्य रेखा तो उबल रही होती और ध्रुव किसी और ग्रह की तरह जम गए होते। सही बात है। तो जाहिर है प्रकृति इस ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। ये कैसे होता है? यहीं पर पृथ्वी का शानदार सर्कुलेटरी सिस्टम काम आता है। हवाएं और समुद्री धाराएं। ये ग्रह की धमनियां और नसें हैं जो लगातार गर्मी को गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की ओर पंप करती रहती हैं। हवाओं की बात करें तो इन स्रोतों में कुछ सेल्स का जिक्र है, हैडली, फेरल, पोलर सेल। ये क्या है? आप इन्हें हवा के विशालकाय कन्वेयर बेल्ट समझ सकती हैं। कन्वेयर बेल्ट? हाँ। भूमध्य रेखा पर गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, ध्रुवों की ओर जाती है, ठंडी होकर नीचे बैठती है और फिर वापस भूमध्य रेखा की ओर लौटती है। इस एक बड़े सर्कुलेशन पैटर्न को 3 हिस्सों में बांटा गया है। उष्णकटिबंध में हैडली सेल, मध्य अक्षांशों में फेरल सेल और ध्रुवों पर पोलर सेल। और इन्हीं से ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज जैसी हवाएं बनती हैं।
बिल्कुल, जो लगातार इस ऊर्जा को मतलब बांटती रहती हैं। और महासागर, उन्हें तो ग्रह का सेंट्रल हीटिंग और कूलिंग सिस्टम कहा जा सकता है। एक लेख में वैश्विक महासागर ऊष्मा कन्वेयर का जिक्र था। ग्लोबल ओशन हीट कन्वेयर, ये नाम ही बहुत विशाल लगता है। हाँ। और ये अपने नाम जितना ही विशाल है। ये थर्मोहलाइन सर्कुलेशन पर चलता है, जो थर्मोहलाइन? हाँ, मतलब तापमान थर्मो और लवणता हेलाइन यानी खारेपन के अंतर से बनता है। ठंडा और ज्यादा खारा पानी भारी होता है, इसलिए वो उत्तरी अटलांटिक में डूबता है और एक गहरी धारा बनकर दुनिया भर में फैलता है। अच्छा। फिर कहीं और गर्म होकर सतह पर आता है और वापस लौटता है। इस एक पूरे चक्कर को पूरा करने में आप अंदाजा लगाइए, लगभग 1000 साल लग सकते हैं। 1000 साल? हाँ, और ये धाराएं हवा से भी कहीं ज्यादा गर्मी अपने साथ लेकर चलती हैं और यूरोप जैसे इलाकों के मौसम को रहने लायक बनाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी तरह से चलने वाला विशालकाय सिस्टम है। लेकिन इन स्रोतों में एल नीनो पर एक बहुत ही मजेदार केस स्टडी है। हाँ, एल नीनो। ये एक सटीक उदाहरण लगता है कि जब ये ऊर्जा बांटने वाला सिस्टम थोड़ा लड़खड़ाता है तो क्या होता है। संक्षेप में, ये एल नीनो है क्या? देखिए, सामान्य तौर पर प्रशांत महासागर में ट्रेड विंड्स गर्म सतही पानी को पश्चिम की ओर यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ धकेलती हैं। ठीक है। इससे पूर्वी प्रशांत में यानी दक्षिण अमेरिका के तट पर नीचे से ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आता है। एल नीनो के दौरान ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। हवाएं धीमी हो गई तो इसका क्या असर होता है? इसका असर विनाशकारी हो सकता है। जब हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की ओर नहीं धकेल पाती, तो वो गर्म पानी वापस पूर्व की ओर जमा होने लगता है, दक्षिण अमेरिका के तट की तरफ। हाँ, और इससे नीचे से ठंडे पानी का ऊपर आना, जिसे अपवेलिंग कहते हैं, वो बंद हो जाता है। और जैसा आपने कहा, वो ठंडा पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, तो उसके बिना पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन ढह जाती है, प्लैंकटन खत्म हो जाते हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है पेरू की एंकोवेटा मछली पर। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल स्पीशीज फिशरी है। अच्छा। एल नीनो के दौरान ये पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाती है। ये तो कमाल है। मतलब प्रशांत महासागर में हवा की रफ्तार का सीधा असर पेरू के मछुआरों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। और सिर्फ उनकी ही नहीं, इस एंकोवेटा मछली का इस्तेमाल दुनिया भर के फिश फार्म्स, खासकर सैल्मन फार्म्स में चारे के रूप में होता है। सच में? हाँ, तो जब पेरू में मछली नहीं पकड़ी जाती, तो स्कॉटलैंड और नॉर्वे में सैल्मन की कीमतें बढ़ जाती हैं। एक स्थानीय जलवायु घटना का सीधा वैश्विक आर्थिक प्रभाव। ये कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला है। इसी से जुड़ी एक और अविश्वसनीय कहानी इन स्रोतों में एंडियस पर्वत के स्वदेशी किसानों की है। हाँ, जो प्लीएड्स तारा समूह को देखकर सूखे का अनुमान लगा लेते थे। ये प्रारंभिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। एंडीज के किसान सदियों से जून के महीने में प्लीएड्स तारा समूह को देखते थे। अगर तारे साफ और चमकीले दिखते तो वो मानते थे कि बारिश अच्छी होगी, लेकिन अगर तारे धुंधले दिखते तो वे सूखे का अनुमान लगाते थे। और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? कोई अंधविश्वास तो नहीं था ये? बिल्कुल नहीं। बाद में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डेटा से पता लगाया कि जिन सालों में तारे धुंधले दिखते थे, उन सालों में वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पतले अदृश्य सिरस बादल मौजूद होते थे। सिरस बादल? हाँ, सिरस क्लाउड्स। ये बादल एल नीनो की गर्म समुद्री सतह से उठी अतिरिक्त नमी के कारण बनते हैं और ये आने वाले सूखे का एक सटीक संकेत होते हैं। वाह! मतलब हजारों साल पुराना पारंपरिक ज्ञान और आज का सैटेलाइट डेटा दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल। ये देखकर वो किसान क्या करते थे? अगर उन्हें तारे धुंधले दिखते तो वो आलू, जो सूखे के प्रति बहुत संवेदनशील फसल है, उसे बोने में देरी कर देते थे। अच्छा। वो इंतजार करते थे ताकि जब फसल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत हो, तब तक बारिश का मौसम आ जाए। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक अवलोकन एक जटिल जलवायु पैटर्न को समझने और तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने सूरज की एक किरण से सफर शुरू किया था और अब हम वैश्विक मछली बाजार और एंडीज की प्राचीन कृषि तकनीकों तक पहुंच गए हैं। निचोड़ ये है कि पृथ्वी की जलवायु एक अविश्वसनीय रूप से आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है, जो एक बहुत ही नाजुक ऊर्जा संतुलन पर चलता है। एक हिस्से में छोटा सा बदलाव, जैसे प्रशांत महासागर के तापमान में कुछ डिग्री का अंतर, पूरी दुनिया में मौसम, पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था पर
एक डोमिनो इफेक्ट की तरह असर डाल सकता है। सही बात है। इस ऊर्जा बजट को समझना हमारे ग्रह और उसमें हो रहे बदलावों को समझने के लिए मौलिक है। हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकें। इन स्रोतों में ग्लोबल डिमिंग नाम की एक घटना का जिक्र है। ग्लोबल डिमिंग, हाँ। 1950s और 1980s के दशक के बीच वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा घट रही थी। आसमान धुंधला हो रहा था। हाँ, और इसका मुख्य कारण था एरोसोल यानी वायु प्रदूषण के छोटे कण। प्रदूषण और एक तरह का कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। बिल्कुल, इसने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कुछ हद तक छिपाए रखा था। अब यहाँ से एक बहुत मुश्किल सवाल पैदा होता है जी। कि जब हम स्वास्थ्य कारणों से हवा को साफ करने की कोशिश करते हैं और इस एरोसोल प्रदूषण को कम करते हैं, तो क्या हम अनजाने में उस ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर रहे हैं जो पहले इस प्रदूषण के पर्दे के पीछे कुछ हद तक छिपी हुई थी? यही वो सवाल है। विभिन्न मानवीय प्रभावों के बीच ये जटिल परस्पर क्रिया पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।